हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 23 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ है, तो आप एंड तक देखना। पसंद आएगी तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, सबसे पहले कल का रिवीजन करते हैं प्रथा के अनुसार। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 20 नहीं, इसे 22 कर लीजिए। 22 दिसंबर को मनाया जाता है गणित और आशा थीम के साथ। 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी गई है भारत को। हुरून इंडिया 2025 के अनुसार सबसे अमीर सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए हैं दीपेंद्र गोयल। भारत के पहले वन विश्वविद्यालय ये खोले जाएंगे कहाँ पर? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड सलमान खान, इस नाम से पुस्तक लिखी है मोहर बसु ने। 6 जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ होंगे शाश्वत शर्मा। सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक ये वित्त मंत्रालय के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, केंद्र सरकार ने अभी पेश किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस बार झारखंड ने जीत ली है हरियाणा को हराकर। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नासा स्पेस एप्स चैलेंज में भारतीय टीम फोटोनिक्स ओडिसी ने अभी मोस्ट इंस्पिरेशनल का अवार्ड जीता है। जनवरी 2026 में पूर्ण रूप से लॉन्च होने वाली स्वदेशी राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी ये सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट की जाएगी। अब ये तो कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। अच्छा, आपने वीकली रिवीजन किया कि नहीं? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वीकली रिवीजन कर लिया है? कमेंट बॉक्स में आप लोग यस लिख के बताइए। इसकी ई बुक और क्विज एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर रात को 9 बजे दी जाती है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय किसान दिवस हम लोग मनाते हैं 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, उनकी याद में, उनके सम्मान पे, उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। ये भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे और भारत में किसानों के मसीहा कहे जाते थे। इनकी कुछ नीतियाँ, इनके जो कुछ कानून, इनके द्वारा लाए गए जो प्रयास, नियम, इन सब की वजह से किसानों में आशातीत वृद्धि देखी गई थी इनके टाइम पीरियड में। इसीलिए इन्हें किसानों का मसीहा कहा गया और ये खुद कृषक समाज से आते थे। भारत में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था। इस बार के राष्ट्रीय किसान दिवस की थीम है समृद्धि किसान समृद्ध प्रदेश। कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थानों की अगर बात करें तो एक ICAR नाम की संस्था है जो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसी की एक सब यूनिट है पूसा संस्थान, इसी की सब यूनिट है ये IARI, ये ICAR के तहत ही काम करता है। किसानों से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आता है, आप देखते हो, जिसके तहत 6,000 करके दिया जाता है साल भर में कई किस्तों में। PM किसान योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसके तहत फसलों का लोग बीमा कराते हैं किसान। किसान क्रेडिट कार्ड आप सुनते हो, KCC, इसके तहत किसानों को लोन मिलता है क्रेडिट कार्ड के जरिए। ठीक है। अगर हम लोग चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बात करें, नूरपुर गांव मेरठ से किसानों का मसीहा कहा जाता है और 23 दिसंबर को इनकी जयंती पर ही मनाया जाता है किसान दिवस। 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, अभी पिछली बार, है ना, पिछले साल। इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, ये इनकी पुस्तक है। पुस्तक अगर पूछी जाएगी तो ये याद रखना। इसके अलावा 5वें प्रधानमंत्री रहे 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 के बीच में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इसके अलावा पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में रहे। 2 बार के मुख्यमंत्री, उसके बाद जाकर प्रधानमंत्री बने। ठीक है। इसके अलावा ये भारत के गृह मंत्री और वित्त मंत्री के पदों पर ही रहे। अब प्रमुख दिवस और थीम ये आप रिवीजन करिए, ये मैं आपको PPT में PDF में दे दूंगा, वहाँ से रिवीजन कर लेना। अभी हम लोगों ने कल किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये प्रमुख दिवस जो महापुरुषों से संबंधित है, ये भी मैंने कल दिया था आपको। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर कौन बनी? व्हील चेयर यूजर, जो व्हील चेयर पे हूँ और अंतरिक्ष में जा रही हूँ, तो ये बन गई हैं पहली कौन? मिची बेंट हॉस। मिची बेंट हॉस ये जर्मनी की हैं और इनको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में, स्पेस में। अब आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बहुत सारे लोगों ने स्पेस यात्राएं करी हैं। ब्लू ओरिजन हो या नासा के प्रोग्राम्स हो, स्पेस एक्स हो, इसने बहुत सारे मिशन करवाए जिसके तहत यात्रियों को कुछ 400 किलोमीटर के आसपास में या फिर 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक घुमा करके लेकर चले आते हैं। तो अब क्योंकि ये संभव तभी हो पा रहा है क्योंकि अपने पास क्या है, अपने पास ऐसे विमान, ऐसे रॉकेट अब आ गए हैं टेक्नोलॉजी, मतलब मानव जीवन में,
कि जो ले जाते हैं अंतरिक्ष में और वापस ले आते हैं। ठीक है, चलिए दुनिया के प्रमुख स्पेस एजेंसियों के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे भारत का इसरो है, नासा अमेरिका का है, CNSA चाइना का है, पाकिस्तान के पास कोई नहीं है। इसके अलावा रूस का रॉसकॉस्मोस है, जापान का जक्सा है, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी है या ESA जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल ये टेक्सास से न्यू सेफर्ड NS-37 मिशन के जरिए ये भेजा गया, ब्लू ओरिजिन कंपनी की द्वारा गया। ब्लू ओरिजिन कंपनी ये जेफ बेजोस कंपनी है, वही जो अमेजन फाउंड किए थे उन्हीं की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। चलिए ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आई है, इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर 5000 प्लस क्वेश्चंस प्लस वन लाइनर के साथ आती है। ये आपको प्रश्नोत्तर माध्यम में मिल जाएगी। सारे कंटेंट सारे टॉपिक आपको साल भर के यहाँ पर मिल जाएंगे, चाहे वो खेल खिलाड़ी हो, पुरस्कार सम्मान हो, बैंकिंग हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, GI टैग, मोबाइल ऐप पोर्टल, साइंस टेक्नोलॉजी, राज्य से रिलेटेड जानकारियां, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, रक्षा प्रमुख, इसके अलावा लोकसभा विधानसभा चुनाव, ये सब आपको यहाँ कवर करा करके दिए गए हैं। इन्फोग्राफिक, टेबल, चार्ट, मैप सब के माध्यम से, तो आपको काफ़ी अच्छा से तैयार कराता है ये साल भर का कंटेंट। सिर्फ एक ही बुक पूरे साल भर करंट अफेयर आपका तैयार। ठीक है, इस ई बुक को MJT एजुकेशन के लगभग सभी स्टूडेंट्स ने ले लिया है। जो कुछ भी बचे हुए हो या नए आए हो तो इसको जा करके ले करके देखो, आपके लिए रामबाण साबित होगी। मात्र 99 में ये ई बुक मिल जाएगी आपको। ये ई बुक MJT ऐप पर मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर से MJT ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐसी तमाम प्रकार की ई बुक्स आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलेंगी। ई बुक सेक्शन में अगर आप मान लो एंड्रॉयड यूज़र नहीं हो, आईफोन यूज़र हो, तो आपको UPI मेथड भी दिया गया है, यहाँ से भी ई बुक ले सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप कीजिए और UPI करके आप ले सकते हो ई बुक। ठीक है, चलिए अगला, किस संगठन ने विश्वविद्यालयों से अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया? रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 इसको अभी इसरो ने शुरू किया है। इसरो चाहता है कि अब कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। कैसे रिसर्च? वो वाले नहीं जो आप जा कर के नली वाला का फोड़वाते थे, केमिकल वगैरह, वो वाला नहीं। स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, इन सब के प्रति अवेयरनेस फैलाई जा सके कि कैसे कैसे रॉकेट काम करता है, रॉकेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे अंतरिक्ष में ग्रह वगैरह कैसे काम करते हैं, अगर सैटेलाइट भेजना हो तो कैसे हुआ। इन सब पर स्टूडेंट्स के बीच अवेयरनेस फैलाई जाए, जिज्ञासा उत्पन्न की जाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप इंटर कर रहे होते हो, फिर BSc करते हो या हाई स्कूल कर रहे होते हो, तो फिर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि यार इसरो क्या होता है या इसरो क्या क्या करता है, या न्यूज़ में सुन लेते हैं। ये भी जानना चाहिए ना, उत्सुकता होनी चाहिए कि इसरो में जाने की कैसे क्या क्या चीज़ें, किस प्रकार का कोर्स किया जाए तो इसरो में जाना जाए, या क्या क्या काम इसरो करता है, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी क्या होती है। जब ये पढ़ेगा तो बच्चों के मन में उत्सुकता आएगी कि हाँ यार हमें भी इस सेक्टर में जाना है, ये थोड़ा सा अच्छा है। तो इससे इसरो को अल्टीमेटली आगे चल करके बहुत भारी मात्रा में अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे टैलेंट मिलेंगे जो वाकई में उत्सुक होंगे वहाँ पर आने के लिए। ठीक है, चलिए खैर, ये यहाँ पर अब इसके लिए इसरो ने रिस्पॉन्ड बास्केट जारी किया है। इसमें क्या होगा, इसका उद्देश्य है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रायोजित अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार बढ़ाया जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संकाय सदस्य पात्र अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अनुप्रयोग यानी स्पेस एप्लीकेशन, प्रपल्सन सिस्टम या एडवांस मटेरियल सिस्टम, ये सब पढ़ाया जाएगा। और ये सब पढ़ाने के लिए, इस सब के प्रकार के प्रैक्टिकल्स कराने के लिए यहाँ पर ये किया जा रहा है। ठीक है ना, इसरो के द्वारा। तो ये रिस्पॉन्ड बास्केट है, इसको जारी किया इसरो ने। इसरो के बारे में तो आप जानते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी 15 अगस्त के दिन 1969 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई, जिन्हें हम लोग भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जनक भी कहा जाता है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और भारत सरकार के अंतर्गत ये आती है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं V नारायण जी, जो कि 2025 में जनवरी में बने थे। ये आए थे किसकी जगह पर? S सोमनाथ की जगह पर। इनके पास 40 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। इसरो की कुछ बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो इसरो जो है ये एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके PSLV के द्वारा एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंचने वाला पहला ये दुनिया का स्पेस एजेंसी बना और दक्षिणी छोर पर चंद्रयान 3 अपने लोगों ने भेजा था। ठीक है ना,
चलिए, इसके अलावा सबसे कम लागत में ये मंगलयान मिशन करने के लिए भी जाना जाता है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति या जेटीआईसी का गठन किया? तो भारत और नीदरलैंड ने जेटीआईसी का गठन किया है, यानी ज्वाइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी भारत और नीदरलैंड के जो व्यापार होंगे इनको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए काम करेगा, इंडिया और नीदरलैंड का। अब देखो, इंडिया पर जब से टैरिफ लगाया है ट्रंप ने 50% का, तब से अपना मान लो, देखो $40 बिलियन हम लोग अमेरिका बेचते थे, वहाँ से खरीदते थे बड़ी मात्रा में, लेकिन अब वो $40 बिलियन जो आता था वो अब नहीं आ रहा है। इसलिए इससे इसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा भारतीय करेंसी पर, क्योंकि इससे अपना फॉरेक्स रिजर्व कमज़ोर होगा। जो $40 बिलियन आ जा रहा था हर साल, वो नहीं आएगा, तो एक बड़ी मात्रा होती है, तो इससे रुपया और गिरेगा भी। लेकिन हम लोग और भी मार्केट तलाश करना शुरू किए। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, एफटीए साइन कर लिया। फिर क्या किया, फिर 6 महीने के अंदर अंदर हम लोगों ने ओमान से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद अभी आज की न्यूज़ है जो मैं आपको कल के करंट अफेयर में बताऊंगा, न्यूजीलैंड के साथ भी भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। भारत बहुत सारे देशों के प्रति लगा हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने को। फ्री ट्रेड मतलब कि उससे टैरिफ ही नहीं लगेगा, मतलब हम लोग व्यापार करेंगे, 98 से 99% सामान बेचेंगे या खरीदेंगे तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे बहुत तेज़ी से व्यापार बढ़ेगा। मतलब जो सामान हमारे व्यापारी अमेरिका को बेचते थे, वो सामान अब अपने व्यापारी ओमान, न्यूजीलैंड, यूके, इन सब जगहों पर यानी अन्य मार्केट्स में बेचेंगे। इससे वहाँ की करेंसी जाएंगे और यूएस डॉलर में अगर ट्रेड होगा तो यूएस डॉलर और आएगा। अमेरिका को हम लोग इग्नोर कर दिए, बाईपास कर दिए। अब इससे अमेरिका को झटका लगेगा, क्योंकि जिस मात्रा में, जिस सस्ते दाम में इंडिया के सामान मिल जाते थे, अब उसे यूके से, कनाडा से या मैक्सिको से सामान लेने पड़ेंगे, जहां कंपैरेटिवली महंगे मात्रा में, महंगे दामों में सामान मिलता था। ठीक है, खैर वो उनकी दिक्कत है, हम लोग अपने पे आते हैं। इंडिया और नीदरलैंड के बीच में अभी जेटीआईसी का गठन किया गया है। ये कमेटी है, ये कमेटी भारत और नीदरलैंड के बीच में क्या क्या इन्वेस्टमेंट, क्या क्या ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, इन पहलुओं पर ये चर्चा करेगी। ये आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, नई व्यावसायिक संभावनाओं का सृजन करने और तकनीकी और नवाचार की साझेदारी करने के लिए ये कमेटी काम करेगी। तो इसका मेन उद्देश्य यही होगा कि देखा जाए इंडिया और नीदरलैंड के बीच में क्या संभावनाएं और बढ़ सकती हैं। नीदरलैंड है कहाँ? नीदरलैंड साथियों एक यूरोपियन देश है, ये यूरोप में पड़ता है, ब्रिटेन के पास में ही पड़ता है। आप देखोगे अगर वर्ल्ड मैप में, तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप यूरोप में आओगे तो यूरोप के बहुत सारे देश पड़ेंगे, छोटे छोटे ही देश हैं। तो इसमें आपको यहाँ एक किनारे एक देश मिलेगा, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड आपने सुना होगा ना, डच आए थे भारत में, याद होगा, फ्रांसीसी आए थे, ब्रिटेनी आए थे, पुर्तगाली आए थे और डच भी आए थे। डच इन्हीं को कहते हैं, यही नीदरलैंडी को डच कहते हैं। ठीक है, तो खैर, तो ये नीदरलैंड है। अब डेनमार्क यहीं मिल जाएगा, जर्मनी मिलेगा, बेल्जियम मिलेगा, ये यूके मिलेगा आपको। ठीक है, इधर फ्रांस मिलेगा। तो अब नीदरलैंड के बारे में और जानो जानकारी। राजधानी इसकी एम्स्टर्डम होती है। द हेग इसका सरकारी मुख्यालय है। द हेग में ही इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला नहीं, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाला, उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। मुद्रा इसकी यूरो पड़ती है, यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि ये भी सदस्य है इसलिए यूरो यहाँ की भी मुद्रा है। प्रधानमंत्री डिक सूफ है और विलियम अलेक्जेंडर यहाँ के राजा हैं। ठीक है, नाटो का भी मेंबर है, नाटो का एलाई है, सेंजेन एरिया में भी पड़ता है, जर्मनी के पास है। ईयू, यूरोपियन यूनियन का भी ये सदस्य है। ठीक है ना, बाकी आपको मोटा मोटा जानकारी हो गई। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम, इसने अभी हाल ही में किस देश में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक किया? ऑपरेशन हॉकाई, इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी थी अभी। तो इसको सीरिया में चलाया है अमेरिका ने। ऑपरेशन हॉकाई पर मैंने आपको वीडियो दी थी सेकंड वाले चैनल पर, MJT 2.0 पर जाओगे तो आपको मिलेगी वीडियो। तो उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि यहाँ सीरिया में क्या हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ अमेरिका ने भयंकर हमला कर दिया था। सीरिया में 70 से ज़्यादा ठिकाने ISI के यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिए गए अमेरिका के द्वारा। क्यों किया गया? कारण ये था कि यहाँ पर अमेरिका के 2 सोल्जर्स पर, अमेरिकी बेस पर एक ISI आया, वो 2 सोल्जर्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। चलाया तो बहुत लोगों का, 2 लोग की मौत हो गई, 2 सोल्जर्स और एक वैसे ही कर्मचारी था, उसकी मौत हो गई। इसका बदला लेने के लिए ट्रंप ने कहा हम बदला लेंगे।
इसके लिए ट्रंप ने भयंकर तूफानी दिखाई और अपने F-16 या और F-35 वगैरह विमान भेज करके इस पर एयर स्ट्राइक करा दी सीरिया के 70 से ज़्यादा ठिकानों पर। अब कुछ और जानकारों का मानना है कि भाई वो तो एपस्टीन फाइल आ रही थी, उससे वो उसका हल्ला ज़्यादा न बचता, इसके लिए यहाँ पर या फिर वेनेजुएला पर, दोनों में से कहीं एक पर अटैक करके ट्रंप का मेन मकसद था दुनिया का ध्यान बटाना, क्योंकि दुनिया को दूसरा कोई न्यूज़ मिल जाता, ये एपस्टीन फाइल वाली न्यूज़ दब जाती। हालांकि एपस्टीन फाइल लास्ट टाइम पर मैनेज हो गया। इन्होंने जितनी फ़ोटोज़ थी अपने से रिलेटेड वो ब्लर करवा दी या ब्लैक करवा दी फाइल में। उसके बाद जो बिल क्लिंटन थे, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जो डेमोक्रेट के थे, उनकी वाली पब्लिश करा दी। तो ये सेटलमेंट हो गया। तो कहे तैयार करवाए ही हैं, जाओ सीरिया में बमबारी कराओ, तो सीरिया में करवा दिया गया। ठीक है ना, मतलब वही बात है कि हर बार मुझे मंदिर का घंटा समझ लिए हो आकर के, जो कोई भी आता है बजा के चला जाता है। यही हाल हो गई है सीरिया की आजकल। अमेरिका का जब मन करता है जा करके बजा कर चला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेंटकॉम ने किया ऑपरेशन हॉकाई। अब हॉकाई पर आते हैं, हॉकाई नाम क्यों दिया गया? देखो, वो जो दोनों सैनिक थे ना जो अमेरिका के मारे गए, वो अयोवा प्रांत से थे। अयोवा प्रांत को हॉकाई के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हॉकाई के नाम से इसका ऑपरेशन का नाम दिया गया। ठीक है। सीरिया का अगर आप जानना चाहोगे सीरिया कहाँ पर है, सीरिया देखिए ये वर्ल्ड मैप में ये है भारत, ये पूरा कश्मीर अपना है, ये अपना भारत है। यहाँ से आपको यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके अलावा ईरान, इराक पार करोगे तब आपको मिल जाएगा सीरिया। बगल में यहाँ पर आपका इजराइल भी है। ठीक है, नीचे जॉर्डन है। तो ये सीरिया कंट्री है। सीरिया में ही एक आतंकी संगठन काम करता है, ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, तो उसी ISIS के ठिकानों पर यहाँ स्ट्राइक की गई है ट्रंप के द्वारा। इराक मैंने वैसे तो पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, जो डिटेल में बनाई हुई है, अब इस पर और ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। बशर अल असद की सरकार जो है उखाड़ फेंकी गई, फिर अहमद अल सूरा आया है, वो आतंकवादी था, उसको अमेरिका ने बिठाया, अमेरिका ने उसकी सह पर वहाँ पर अब राज करना शुरू कर दिया है, वगैरह वगैरह। वो जियो पॉलिटिक्स मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक में कवर करा दिया है, उसको आप वहाँ देखिएगा, बेहतर समझ विकसित होगी। अगला, हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया है? विश्व का पहला वायरलेस रेल काफिला। आप देखते हो जो रेल का काफिला जाता है ना, वो कहीं ना कहीं वायर्ड होता है, कनेक्टिविटी उसकी वायर्ड की रहती है। ये वायरलेस होगा, कोई मतलब ही नहीं है किसी प्रकार के कनेक्शन की, ये बिल्कुल वाईफाई की तरह, मोबाइल की तरह चल रहा होगा, कनेक्शन लेस। तो चीन ने ऐसा किया हुआ है। चीन बन गया है दुनिया का ऐसा पहला देश जिसने ऐसा वायरलेस काफिला शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो भविष्य की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा, एक बहुत बड़ा मूव होगा। आप ऐसे ही समझो जैसे टेलीफोन से आप मोबाइल फ़ोन पे शिफ्ट हुए हो, ऐसे ही रेल टेक्नोलॉजी है, रेलवे का सिस्टम जो है ये अब वायर्ड सिस्टम से वायरलेस सिस्टम पर शिफ्ट हो रहा है। चाइना ने इसमें किया है। ये परीक्षण दिसंबर 2025 में किया गया है। 7 मालगाड़ियों को एक काफिला चलाया गया और इससे ट्रेनों के बीच दूरी कम हो जाती है। इसमें सैटेलाइट बेस्ड ये वायरलेस सिस्टम यूज किए थे, सैटेलाइट से कंट्रोल हो रहा था और क्षमता भी 50% तक बढ़ गई है। आपको याद होगा इसकी एक CR-450 ट्रेन आई थी, चाइना की ही, याद है? ये CR-450 ये 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त की थी। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बनी थी, चाइना की है वो भी, ये भी याद रखना। चाइना का अगर आप देखना चाहोगे, चाइना की राजधानी बीजिंग होती है। चाइना ये आपको भारत के नॉर्थ में ही देखने को मिल जाएगा। 14 देशों के साथ सीमाएं लगाती हैं, 14 क्या 17 देशों के साथ लगाई जाती हैं टोटल अगर देखा जाए, और उन 17 के 17 देशों के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है। ठीक है, चाइना हालांकि ब्रिक्स का भी मेंबर है, भारत ब्रिक्स का मेंबर है, चाइना भी है। ठीक है, इसके अलावा ये G20 का भी मेंबर है। ठीक है, महत्वपूर्ण इकोनॉमी रखता है। 1.4 बिलियन के आसपास इसकी जनसंख्या है। भारत के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना ही है। इकोनॉमी में बात करें तो इकोनॉमी में आफ्टर अमेरिका ये दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पॉपुलेशन दूसरी है। ठीक है, इंडिया के बाद। और बाकी AI वगैरह में तो ये पहले पे भी आ जाती है कभी कभी, लेकिन अभी दूसरे पर है AI इनोवेशन वाले में। T20 इंटरनेशनल मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो T20 इंटरनेशनल मैच में 4000 रन कंप्लीट कर लिए हैं स्मृति मंधाना ने। ये पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बन गई हैं, यानी एशिया में पहली महिला बन गई हैं। भारत की तो पहली है ही। स्मृति मंधाना जो अभी पिछले दिनों अपने निजी जीवन को लेकर काफ़ी चर्चे में रही, खैर
यहाँ पर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने 4000 रन पूरे किए। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने पदार्पण किया था। सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड इनके रहा इनके नाम। इसके अलावा युवा महिला क्रिकेटरों की पाती रहती हैं, प्लेयर ऑफ द आईसीसी का प्लेयर ऑफ द महिला का अवार्ड पाती रहती हैं, प्लेयर ऑफ द मंथ का तो पता नहीं कितनी बार पा चुकी हैं ये, ठीक है। तो खैर 4000 रन पूरे हो गए हैं और अभी वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीती है। उसमें ये उप कप्तान थी, कप्तान तो हरमनप्रीत कौर थी, ये उप कप्तान थी। तो मैच जीत गया है ओडीआई का विश्व कप भारत ने महिलाओं वाला ये जीता है, ये याद रखना। इसके अलावा ये आरसीबी थे, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से WPL विमेंस प्रीमियर लीग खेलती हैं। आरसीबी को पिछली बार इन्होंने जिताया था ना, मतलब अब की बार वाला मुंबई जीता था, इससे पहले वाला दूसरा संस्करण जो था उसको इन्होंने जिताया था। पहला संस्करण मुंबई और तीसरा संस्करण मुंबई जीता था। चलिए अगला, बाकी सब मैंने आपको बता दिया। तो श्रीलंका के खिलाफ विशाखापत्तनम क्रिकेट स्टेडियम में इन्होंने अपना ये 4007 रन कंप्लीट किया हुआ है। अब देखिए दुनिया में अगर बात किया जाए तो न्यूजीलैंड की सूजी बेस्ट जो हैं ये सबसे ज़्यादा हैं, ये 4716 रन बनाई हुई हैं महिलाओं में, ठीक है। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से जुड़े किस फार्मूले को मंजूरी दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ना अभी अरावली पर्वतमाला को लेकर एक बड़ा डिसीजन सुनाया। ये डिसीजन था कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियाँ होंगी अब वो अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। इसके बाद पूरा बवंडर मच गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया। हमने भी आपको एक क्लास दी थी कि अरावली को क्यों दफन करना चाहती है सरकार। एक्चुअली में जो वहाँ की गवर्नमेंट रही हैं समय के साथ साथ, चाहे वो कांग्रेस की रहे हो चाहे आगे चलकर बीजेपी की रहे हो, सब ने इस बात की पैरवी की कि यहाँ पर हम लोग माइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमें और करना है। इसके लिए केस भी बड़ा बाकायदे लड़ा गया सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट तो भाई सुप्रीम कोर्ट है, वो देख करके फैसले सुनाती है। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली की पहाड़ियाँ नहीं मानी जाएंगी। अब इससे दिक्कत क्या हुआ, इससे एक्सपर्ट्स बताते हैं, वहाँ के लोकल्स बताते हैं कि भाई यहाँ पर 90 से 92% हिस्सा जो है वो 100 मीटर से नीचे ही है, क्योंकि अरावली पर्वत आज की श्रेणी नहीं है, ये अरबों सालों पहले की है। 3 बिलियन ईयर पर पुराना इसका बताया जाता है। मतलब जब भारत भी नहीं बना था तब अरावली पहाड़ियाँ बनी थी। भारत का हिस्सा भी टूट करके अफ्रीका से आया है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर मौजूद थी वो श्रेणियाँ, जब आकर के टकरा कर वहाँ बना। तो इतने पुराने चीज़ों को वो घिसते घिसते अब उसमें बहुत सारा डाउन हो गया है उतना रेंज। उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनाया कि अब माइनिंग की जा सकती है 100 मीटर से नीचे वाली, यानी अभी अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। जब अरावली का हिस्सा नहीं होगा तो ये माइनिंग कर सकेंगे, माइनर्स को फ़ायदा होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर फिर सब लोग विरोध करने आ गए, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अरावली पर्वत यहाँ पर है, इसकी वजह से ये जीवन रेखा है, समझ लो अपना। अरावली रेंज जो है ये गुजरात से लेकर आपका राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक पूरा फैला हुआ है। दिल्ली का रायसीना हिल्स जो राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर स्थित है, उसको कहाँ हटाओगे? तो ये पूरा मतलब दिल्ली तक है। अब ये क्या करता है, ये एक तो इधर से जो आते हैं, जो रेतीले हिस्से हैं, रेत है, जो रेगिस्तान है, उसको शेष भारत से आने से रोकता है। इसके अलावा यहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, यहीं पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, वन्यजीव अभयारण्य है, सरिस्का टाइगर विहार यहीं पर है। ये सब भी होने की वजह से पर्यावरण को संतुलन मिलता है। यहाँ पर जो पेड़ पौधे वन हैं, इसकी वजह से दिल्ली भी अच्छा सांस ले पाती है, और पूरा इधर का भारत का हिस्सा जो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान का हिस्सा है, इसके अलावा ये हरियाणा, ये सब अच्छे सांस ले पाते हैं। नहीं तो अभी जो दिल्ली फैक्ट्रियों की वजह से है, अरावली हटाने के बाद दिल्ली और बर्बाद हो जाएगा। दिल्ली में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देगा दूर दूर तक, ठीक है। तो खैर इसका पुरजोर विरोध हुआ। अब लेकिन फ़िलहाल आगे क्या डिसीजन आता है ये मैं आगे जब कोई अपडेट आएगा तब बताऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ये आदेश यही है, 100 मीटर की नीची पहाड़ियाँ जो होंगी ये अरावली की श्रेणी नहीं मानी जाएंगी और इसको खुदाई खनन किया जा सकेगा फिर, ठीक है। ये अरावली से जुड़ा पूरा डिस्क्रिप्शन है, जिसको आप PDF के थ्रू पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान में बहुतायत मात्रा में है, बाकी ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को कनेक्ट करता है। अगला, हांसी को अभी हाल ही में किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? हांसी ये बन गया है 23वां जिला। किसका बन गया है भाई? ये हरियाणा का तीसरा जिला, 23वां जिला बन गया है। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की है कि ये 23वां जिला होगा, ठीक है, हांसी जिला होगा। ये किसको काट कर बनाया गया है? ये हिसार,
को काट करके बनाया गया है। हिसार का पहले हिस्सा था, अब ये हांसी का होगा, नया जिला होगा। ठीक है, नेशनल हाईवे 9 पर स्थित है। हांसी में 2 उपमंडल यहाँ पर बनाए जाने की बात की गई है। तो 77.3 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का और शिलान्यास भी किया है यहाँ पर मुख्यमंत्री ने। और ये पड़ता है हरियाणा इधर भारत के मैप में। राजधानी चंडीगढ़ होती है। नायब सिंह सैनी ये बीजेपी पार्टी से सीएम है। असीम कुमार घोष यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बसई वेटलैंड है, बड़खल झील है, सूरजकुंड है, ब्रह्म सरोवर, दमदमा झील, सोहना झील है। इसके अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर बहुत पूछा जाता है, याद रखना। कलेसर भी पूछा जाता है। 22 जिले थे, अब हो गया एक और, टोटल हो गए 23 जिले। ठीक है, 90 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 10 और राज्यसभा में 5 सीट यहाँ से जाती है। अगला, अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? अंडर 19 एशिया कप तगड़ा मैच था इंडिया पाकिस्तान का। इंडिया को हरा करके पाकिस्तान ने जीत लिया है अंडर 19 का एशिया कप। कायदे से देखा जाए तो पहली बार ही जीता है, मतलब अपनी मेहनत पर, लेकिन विजेता 2 बार रह चुका है। एक बार क्या हुआ था, 2012 में दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। तो संयुक्त में तो पूरा कहेंगे नहीं अच्छे से विजेता, पहली बार ये पूरी तरीके से जीता हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे समीर मिन्हास पाकिस्तान के। और पुरुषों वाला जो मेन वाला एशिया चैंपियन था वो कौन बना? भारत बना था। ठीक है, 50 ओवर में 348 पर 8 का बड़ा स्कोर खड़ा किया, उसके बाद ये हार गए। तो 2012 के बाद पहली ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम रही। 2012 में भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, एशिया के जितने भी बड़े देश हैं जो क्रिकेट खेलते हैं वो सब शामिल थे इसमें। 1989 में पहला विजेता भारत ही बना था, सबसे ज़्यादा बार भारत ही जीता हुआ है। चाहे एशिया कप हो मेन वाला, चाहे ये अंडर 19 वाला, सब में भारत ही जीता है। तो कुल मिलाकर के ये थी हमारी आज की क्लास टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। कैसी लगी है आपको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल की वीडियो में नोटिफिकेशन नहीं गया था, इसीलिए मैं कहता हूँ आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, क्योंकि कई बार वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है, तो आप तक वीडियो नहीं पहुँच पाती है। बहुत सारे लोग इंतजार में रहते हैं कि वीडियो आई कि नहीं आई। तो आप या तो चैनल पर जा करके देख लिया करो, मैं 5:30 से 6 के बीच में शेड्यूल करके रखता हूँ, तो जाकर या तो चैनल पर देख लिया करो, या तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल वगैरह ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ब्रह्मास्त्र की बुक जो लोग नहीं लिए हैं ले सकते हैं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, संयुक्त राष्ट्र ने मानव एकजुटता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब शुरू की? 2005 से। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिजिलियंस इंडेक्स में विश्व में प्रथम देश स्विट्जरलैंड है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कि सबकी बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक में विदेशी निवेश 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। भारतीय एयरटेल इंडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO, इसका पदभार किसे मिला? बताइए दोनों क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।